हेलो विद्यार्थी मित्रों, ये वीडियो एमए प्रीवियस के स्टूडेंट्स के लिए है। भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र करके एक पेपर लगा हुआ है, उसी के विषय में हम बात कर रहे हैं। क्योंकि काव्य रूपों की बात चल रही है, तो आज हम महाकाव्य के बारे में बात करेंगे। जो महाकाव्य है वो बहुत ही विराट और उदात्त माना जाता है। आंग्ल भाषा में इसे ओपिक के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत उदात्त कथानक ले जाता है, और जो आचार्य हैं उन्होंने जो लक्षण बताए हैं महाकाव्य के, उनका बहुत ही विस्तार पूर्वक जो चित्रण है वो जो है मैं आपको बताऊंगी उसके विषय में। और 11 जो लक्षण हैं वो माने गए हैं इसके। भामा जो है उन्होंने बताए हैं, आचार्य भामा जो हैं उन्होंने बताए हैं अपने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ में 11 लक्षण बताए हैं। इसके अलावा भरत मुनि जो है उन्होंने अपने नाट्य शास्त्रम नामक जो ग्रंथ है उसमें 14 लक्षणों की चर्चा जो है करी है। इसी प्रकार दंडी हैं आपके, कुंतक हैं, और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। सभी ने जो है उसकी चर्चा करी है, लक्षणों पर चर्चा करी है। तो सबसे पहली बात करते हैं सर्गबद्धता। सर्गबद्धता यानी कि ये बताया है कि महाकाव्य में कम से कम 7 सर्ग होने चाहिए, इससे कम सर्ग नहीं होने चाहिए। और जो सर्ग हैं, अधिकतम जो सर्ग हैं उनकी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। सर्ग के स्थान पर कई बार उनके पर्यायवाची शब्द जो है उसका प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कांड है, उल्लास है, विषय है, समय है, विषम है, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जो है किया जा सकता है। इसके अलावा अगली बात हो रही है रसों की। तो रस संबंधी क्या निर्देश दिए गए हैं देखें। आपकी महाकाव्य के लिए दूसरा निर्देश रस के संबंध में दिया गया है। महाकाव्य में शांत, श्रृंगार और वीर, इन तीनों में से कोई एक रस प्रधान रस होना चाहिए, और बाकी शेष रस जो है उसके सहायक रस हो सकते हैं। ये बहुत ही आवश्यक है रसों का होना महाकाव्य के अंदर। उसके बाद बात हो रही है नायक की। तो जो महाकाव्य है उसमें एक प्रधान पुरुष पात्र अवश्य होना चाहिए, जिसे नायक की पदवी दी गई है। जैसे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा चमकता है, उसी प्रकार से जो नायक है उसका जो चरित्र है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। अब वो धीर वीर हो सकता है, धीरोदात्त हो सकता है, धीर ललित हो सकता है, धीर प्रशांत हो सकता है। इन चारों में से किसी एक प्रकार का नायक होना आवश्यक है, और धीरोदात्त जो नायक है वो सर्वश्रेष्ठ नायक माना जाता है। अगली बात नायिका की हो रही है। जिस तरह से नायक बहुत महत्वपूर्ण है, आवश्यक है, ऐसे ही नायिका यानी कि एक प्रधान नारी पात्र का महाकाव्य में होना आवश्यक है। वो फल भोक्ता होते हैं, नायक और नायिका दोनों महाकाव्य के। और जो नायिका है उसके भी बहुत सारे भेद हैं। तो स्वरकिया हो सकती है, परकिया हो सकती है, गौरी हो सकती है। इन तीनों श्रेणी में से किसी भी प्रकार की हो सकती है। इसके बाद वो पद्मिनी या फिर हंसनी हो सकती है। और भी बहुत सारे भेद होते हैं नायिका के, लेकिन इनमें से कोई भी एक जो नारी है वो प्रधान नारी पात्र होना चाहिए। उसके बाद समग्रता की बात कर रहे हैं। महाकाव्य के लिए ये भी आवश्यक है लक्षण कि एक समुद्र के समान होना चाहिए, ना कि एक निर्झर और निर्झरने के समान, अम्बुदी के समान होना चाहिए, जिसमें बहुत सारी नदियां आकर के मिल जाएं। इस तरह की समग्रता उसमें होनी चाहिए। पुरुषार्थ की बात करें तो महाकाव्य में 4 पुरुषार्थ होने चाहिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थ का समुचित जो है विवेचन उसमें होना चाहिए। ऋतुओं की बात करें तो सभी ऋतुओं का वर्णन जो है इसमें देखने के लिए मिलना चाहिए, और जीवन के सभी आयामों के साथ जोड़कर उसका निरूपण जो है किया जाना चाहिए। आवश्यक लक्षण ये माने गए हैं महाकाव्य के। इसके बाद समग्र घटना चक्र जो है जीवन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो महाकाव्य है जीवन का व्यापक चित्र प्रस्तुत करने वाला होना चाहिए। जन्म मृत्यु, विवाह, ऋतु, तीज, त्योहार, शांति, मैत्री, इन सब की घटनाएं उसमें उल्लेखित होनी चाहिए। मंगलाचरण कह रहे हैं कि अगला जो लक्षण है वो है कि महाकाव्य का जो प्रारंभ है वो ईश वंदना या मंगलाचरण से होना चाहिए, और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए उसमें। और महाकाव्य के संपूर्ण जो लक्षण है उसको उसमें ग्रहण किया जाना चाहिए। प्रातःकाल से प्रारंभ होना चाहिए। महाकाव्य का जो प्रारंभ है अगला लक्षण वो प्रातःकाल से होना चाहिए, रात्रि से नहीं होना चाहिए, या संध्या से नहीं होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में आधुनिक काल में ये कुछ जो नियम हैं इनको बदल दिया गया है, और बहुत सारी महाकाव्यात्मक रचनाएं रात्रि से या संध्या से भी जो है शुरू हो गई हैं, देखने को मिलती है। उसके बाद सत और असत वंदना। जो महाकाव्य है उसमें संत और असत जो लोग हैं उनके गुणों और स्वभावों
का उल्लेख पूरी तरह से होना चाहिए, उनके लाभ हानि भी बताए जाने चाहिए, उसके व्यवहारिक पक्षों का वर्णन अवश्य होना चाहिए, जिससे कि जो पाठक हैं, दर्शक हैं, वो समझ सकें। उदात्त कथानक होना चाहिए, जो महाकाव्य है उसका कथानक उदात्त होना चाहिए, औदात्यपूर्ण होना चाहिए, प्रख्यात हो सकता है, उत्पाद्य हो सकता है, मिश्रित हो सकता है, तीनों में से किसी भी श्रेणी का हो सकता है। मान कथानक जो है वर्णित करना चाहिए, किसी भी तुच्छ विषय पर नहीं लिखा जाना चाहिए। इसका अलावा आकार विराट होना चाहिए। महाकाव्य का एक और लक्षण है ये कि खंड काव्य की तुलना में बहुत बड़ा, बृहद होना चाहिए, और गौरवपूर्ण जो है आकार उसका होना चाहिए। उदात्त शैली होनी चाहिए, महाकाव्य की जो शैली है वो उदात्त होनी चाहिए, स्तरीय होनी चाहिए। निम्न स्तरीय या तुच्छ शैली का प्रयोग जो है उसमें करना संभव नहीं है। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो लक्षण हैं, ये महाकाव्य में होने चाहिए। और वर्तमान काल में जो महाकाव्य हैं, बहुत सारे लेखक तुच्छ विषयों पर भी महाकाव्य लिखने लग गए हैं। कुछ समीक्षा की जो कसौटी है महाकाव्य पर खरे नहीं उतरते हैं महाकाव्य, और कुछ परिवर्तन भी जो है महाकाव्य में देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखेंगे, रामायण है, महाभारत है, रघुवंशम है, कुमार संभवम है, पद्मावत है, साकेत है, ये महाकाव्य महाकाव्य कसौटी पर खरे सिद्ध होते हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ महाकाव्य ऐसे भी हैं, जैसे प्रिय प्रवास है, कामायनी है, जिनमें सारे लक्षणों को मान्य नहीं किया गया है, कुछ लक्षणों को अमान्य भी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी इनकी गरिमा जो है कम नहीं होती है, ये भी महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। इस तरह से महाकाव्यों का अपना अलग एक विशेष महत्व है। धन्यवाद।